क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे 2 मार्च का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग हमें कोई क्वेरी या फिर डाउट पूछना चाहते हैं तो 9650347272 पे कॉल करें। आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी अदर स्टेट एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे। ये यहाँ पे ब्लर दिख रहा है नीचे, ठीक है, डोंट वरी। ठीक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऑपरेशन गंगा, नेशनल साइंस डे, इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट ऑफिस, संजय पांडे, मधाभी, पुरी बुच, मिरिया और आईएनएस विशाखापट्टनम, इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ और आईपीसीसी की रिपोर्ट। Our first topic is from General Studies Paper 2 इंटरनेशनल रिलेशन। देखिए अभी क्या है, यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, आपको मालूम है। तो यहाँ पर यूक्रेन जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके उसने एक याचिका दायर की है। ठीक, याचिका दायर इसने इसलिए की क्यों करी है ये चीज़ समझना जरूरी है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को लगा कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया इसलिए जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यूक्रेन चला गया, ऐसा नहीं है। आप लोग को पता है कि यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में दोनस्क और लुहांस्क जो है दो ऐसे शहर हैं जहाँ पे प्रो रशियंस रहते हैं, और इन दोनों को ही इन्होंने, रशिया ने ये कहा कि भाई साहब यहाँ पर यूक्रेन ने इन लोग के ऊपर जेनोसाइड किया है, यानी कि नरसंहार किया है। रशिया ने कहा था पहले कि यूक्रेन ने इन दोनों ही एरियाज पे जेनोसाइड किया है, नरसंहार किया है, क्राइम ऑफ जेनोसाइड किया है। तो इसलिए हम इनको स्वतंत्र घोषित करते हैं, और इसी को बेस बनाकर रशिया ने अटैक भी किया यूक्रेन के ऊपर। तो ये जो जेनोसाइड की परिभाषा जिस तरीके से इन्होंने अपना इंटरप्रिटेशन दिया रशिया ने, ठीक, एक जेनोसाइड का कन्वेंशन है 1948 का है ये, कन्वेंशन ऑन प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ क्राइम ऑफ जेनोसाइड यानी कि नरसंहार। तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन रशिया ने किया, वो क्यों गलत है, ये इसके खिलाफ जो है यूक्रेन गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ना कि जो है रशिया के वॉर बोलने की वजह से चला गया। तो ये चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो मतलब कॉपी पेस्ट वाले तो नहीं समझा पाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं और क्वालिटी चीज़ बताते हैं। ठीक, तो ये चीज़ है, यहाँ पर रशिया ने फॉल्सली इनको जेनोसाइड बोला यूक्रेन को, फिर चले गए। अब हम लोग, ये तो हो गई क्यों गए हैं, ये हो गया पूरा प्योर करंट अफेयर। अब इसके बैकग्राउंड में जाके जनरल स्टडीज़ में क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो भी समझ लेते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये यूनाइटेड नेशन का एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है, यानी कि प्रमुख न्यायिक अंग है। ठीक, यूनाइटेड नेशन के जो मतलब न्याय से संबंधित जो भी ऑर्गन है वो प्रमुख कौन सा है, वो आईसीजे है। आईसीजे का पहले नाम था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, और ये भी द हेग में के जो पीस पैलेस है वहीं पे है, और ये यूएन के वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से है। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के 6 जो है प्रमुख अंग हैं, ठीक है ना। उसमें ट्रस्टीशिप करके भी है और भी 6 हैं, कमेंट करके बताइएगा। तो उसमें से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी एक अंग है। ठीक, आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जज होते हैं, और इनका जो टर्म होता है वो 9 साल का होता है भाई साहब, 1 2 3 नहीं, 9 साल का टर्म होता है। आप लोगों ने पीछे पढ़ा भी होगा, दलजीत भंडारी, इनका इलेक्शन भी हुआ था। ये भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक जज है, इंडिया से है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो कौन भाई जज होते हैं, बनते हैं, तो उनके लिए वोटिंग होती है। वोटिंग कहाँ पे होती है भाई साहब, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वोटिंग करती है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वोटिंग करती है। दोनों लोग एक ही साथ, मतलब एक समय में वोटिंग करते हैं, लेकिन स्थान अलग अलग होते हैं, प्लेस 1 प्लेस 2। ठीक, ये मान लीजिए 11 से 12 के बीच में वोटिंग होनी है, ठीक, टाइम सेम है, दोनों लोग वोटिंग कर रहे हैं, ठीक, जज ढूंढने के लिए आईसीजे के, लेकिन अलग अलग जगह बैठ के करेंगे। लेकिन जैसे ही अगर इसको इंटरलिंक करके हम पढ़ें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 108 के अंतर्गत क्या होता है भाई साहब, ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग में क्या होता है, दोनों राज्यसभा लोकसभा के मेंबर एक साथ बैठ के वोटिंग करते हैं। समय भी सेम होता है, जगह भी सेम होती है, लेकिन यहाँ पर जगह अलग है, समय सेम है। ठीक, टाइमलाइन अगर देखा जाए तो 1945 जून का जो चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन था, उसमें इसको एस्टेब्लिश किया गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को, लेकिन इसने कार्य अपना चालू किया था 1946 अप्रैल में चालू किया था। ठीक, और जो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस था, उसी के बाद ये बनाया गया था। और अप्रैल में 1946 में जब चालू हो गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो पीसीआईजे हट गया, उसको रिप्लेस कर दिया। और पीसीआईजी के जो लास्ट जो प्रेसिडेंट थे, वहीं पहले प्रेसिडेंट बने किसके,
ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। ठीक, क्या नाम था इनका? जोस गुस्तावो गुरेरो। ठीक है, एल सल्वाडोर के थे। एल सल्वाडोर बताइए किस कॉन्टिनेंट में आता है ये कंट्री? ठीक, पहला केस भी समझ लेते हैं भाई साहब। अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है अप्रैल 1946 में चालू हो गया। ये जज जोस गुस्तावो गुरेरो जो है प्रेसिडेंट बन गए। और जब पहला केस किसका है, अब मई में ही पहला केस आ गया। यूनाइटेड किंगडम ने अल्बानिया के खिलाफ जो है केस लेके पहुंच गया। और यहाँ पे इंसिडेंट जो कॉर्फू चैनल में हुए थे। कॉर्फू चैनल क्या है? एक नैरो स्ट्रेट है, यानी कि जल डमरू मध्य है। किसके बीच में? ऑफ द आयोनियन सी। आयोनियन सी जो है आपका जल डमरू मध्य, मतलब ये भी लैंड हो गई और ये भी लैंड हो गई इधर। ठीक है, ये ऐसे, और बीच से रास्ता जा रहा है, यहाँ पे ये आयोनियन सी है। ठीक, बिटवीन द ग्रीक आइलैंड ऑफ कॉर्फू एंड अल्बानिया। तो ग्रीक आइलैंड जो कॉर्फू था और अल्बानिया, अल्बानिया तो भाई साहब यूरोपियन मेनलैंड पे ही है। तो इन दोनों के बीच में आयोनियन सी में ये कॉर्फू चैनल या फिर जो है जल डमरू मध्य के नाम से मशहूर है। तो उस वहाँ पे कई सारे इंसिडेंट हुए थे, अल्बानिया ने लोगों को मारा था। तो उसके खिलाफ जो है यूनाइटेड किंगडम ICJ यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पहुंच गया था मई 1947 में, 1 साल 1 महीने बाद। ठीक, 13 महीने बाद। ये देखिए कितना सुंदर बना हुआ है। ये जगह समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना, इसको ऐसे करना सीखो, बनाना सीखो मैप, क्योंकि CSAT के एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाएगा। वहाँ पे ये चीज़ चेक होती है कि आप पढ़ के समझ के कैसे क्या चीज़ें इंटरप्रेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक, या फिर उसको पेपर पे उतार पा रहे हो कि नहीं। तो ये है टॉपिक इंपॉर्टेंट था, इसलिए थोड़ा इसमें समय लगाया गया। अगला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, और इसमें और थोड़े मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। जितने भी भारत ने ऑपरेशन नाम से लोगों को बचाने के लिए, भारतीयों को बचाने के लिए, या फिर जो हमारे फ्रेंडली नेशंस है, नेपाल, श्रीलंका, कई जगह भारत ने मदद करी, यहाँ तक कि पाकिस्तान की मदद करी है। ठीक, ऑपरेशन राहत में USA की मदद करी है। तो अभी क्या है, यूक्रेन से भारतीयों को बचाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इसका नाम है गंगा। ये सबको पता है। ठीक, अच्छा एक चीज़ समझने वाली है कि मेडिकल स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं यूक्रेन में। ऐसा क्यों? आपने सोचा कभी? मतलब ये सोचने की कोशिश करी मेंस के पर्सपेक्टिव से। मैं आपको बता रहा हूँ, एनालिटिकल माइंडसेट होना जरूरी है। इंडिया में जो लोग जो है आपका बायोलॉजी पढ़ के आते हैं, ठीक, नीट का एग्ज़ाम देते हैं, आप लोगों को पता है, वो लोग मान लो 1 लाख मान लो आपके वो होते हैं, पास करके आते हैं 12वीं के बाद। लेकिन ग्रेजुएट में अच्छे कॉलेजेस में जगह खाली 10,000 है। तो यहाँ पे देख रहे हो, सप्लाई डिमांड इतनी ज़्यादा लोगों की है, सप्लाई खाली बहुत कम है। तो डिमांड और सप्लाई की वजह से क्या है कि यहाँ पे बाकी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा डोनेशन लेकर, पैसा लेके जो है कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। तो उसकी जगह यूक्रेन लोग चले जाते हैं मेडिकल की पढ़ाई करने। वहाँ पे 2 से 4 लाख रुपए तक में सालाना पढ़ाई हो जाती है। ठीक, तो 4-5 साल जो भी है, तो इंडिया से बहुत सस्ता पड़ता है। यहाँ तो करोड़ों रुपए लेते हैं घूस, आप लोग ने सब जानते हैं, सब क्या बताना है इसमें। ठीक, तो ये चीज़ है कि यूक्रेन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर बचाने की जरूरत ही ना पड़े अगर हमारे यहाँ खुद ही ये थोड़ा मेडिकल रिफॉर्म कर लिया जाए तो। खैर, ये लॉन्ग टर्म चीज़ है, अभी हमें बचाना था बच्चों को अपने। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक लड़का जो है वो कर्नाटका का यूक्रेन गया हुआ था, 21 साल का, MBBS का 4थे साल में था, उसकी डेथ हो गई है रशियन बमबारी में। ठीक, तो ये चीज़ है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को बचाने का एक मिशन है। ठीक, ये सिंपल चीज़ यहाँ पे आपको समझना चाहिए। और इसमें 1000 से ज़्यादा नेशनल को वापस भी ले आए हैं 24 घंटे 7 दिन के लिए जो है। एक इन्होंने ट्विटर हैंडल भी चालू किया है, ओप गंगा हेल्पलाइन। देखो, सोशल मीडिया, जनरल स्टडीज पेपर 3, सोशल मीडिया का उपयोग, ठीक है ना, ये एक 2 धारी तलवार है, यानी कि ट्विन एज स्वॉर्ड है। इसके फायदे भी है, इसके नुकसान भी है। तो ये चीज़ अभी देखो, पीछे गवर्नमेंट की ट्विटर वालों से लड़ाई चल रही थी, आप देखो ट्विटर का ही उपयोग किया जा रहा है भारतीयों को बचाने के लिए। ठीक, और भारतीयों को बचाने के लिए भाई यूक्रेन में जहाँ लड़ाई हो रही वहाँ तो ना घुसेंगे, कहाँ से निकालना है? हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवाकिया। तो यहाँ पे जो है भारतीय पहुँच जा रहे हैं। और जो भी उनसे कह रखा है कि जो भी लोग बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं कि तुम भैया बॉर्डर पहुँचो, वहाँ से तुमको निकाल ले जाएंगे। ठीक, कई सारे जो है इसमें इंडियंस को बचाता आया है, और इंडिया जो है स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ऑपरेशन राहत जो है यमन में हुआ था 2015 में। इसमें सऊदी अरेबिया ने यमन के ऊपर हुतीज जो ट्राइबल्स हैं उनके ऊपर जो है हमला बोल दिया था, तो वहाँ से भारतीयों को निकाल रहे थे। वैसे ही ऑपरेशन मैत्री था, ये जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था 2015 में, तब भारतीयों को बचाने के लिए था। वैसे ही ऑपरेशन जो है सेफ होम कमिंग था, ये लीबियन सिविल वॉर जब हो गया था 2011 में, तब किया गया था। और ऑपरेशन सुकून, ये लेबनान वॉर हुआ था 2006 में, तब किया गया था। याद रखिएगा,
क्वेश्चन पूछा सकता है। ऑपरेशन गंगा रिसेंट है बट उससे पहले के भी पूछ सकते हैं। राहत और मैत्री ये सब पूछे, ये थोड़े अभी 4-5 अब लोग कहेंगे कि अरे 4-5 साल पुराना करंट अफेयर फुल लेता है यूपीएससी, बहुत ही खतरनाक है। अबे काहे बेवकूफियत की बातें करते हो यार। जब यहाँ पे अभी ये आया तो इसके बैकग्राउंड में नॉलेज यही तरीका, यही पैटर्न ही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ करंट अफेयर पे अगर आपकी मजबूत पकड़ है, ठीक, और एक बार आपने खाली रीडिंग लगा रखी पूरे सिलेबस की, तो मैं कहता हूँ बस करंट अफेयर और उससे संबंधित जो बैकग्राउंड है वो पढ़ते चलो। एग्जाम में मैं कहता हूँ कोई बाहर से क्वेश्चन आ जाए अगर, ठीक, कट ऑफ तो पास करनी है, आराम से होगा। ठीक, जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित हमारा अगला टॉपिक जो है साइंस डे, नेशनल साइंस डे है ये। इंटरनेशनल साइंस डे होता है क्या, किस दिन होता है, कमेंट करके बताइएगा। 28 फरवरी को हर साल नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। अब पूछो क्यों? क्योंकि जो हमारे इंडियन फिजिसिस्ट थे सर सीवी रमन, ठीक, उन्होंने इस दिन डिस्कवरी करी थी रमन प्रभाव या फिर रमन इफेक्ट की, ठीक, और इसी के लिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था। 1986 में 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे घोषित किया गया और इसका एम यह है कि इसका उद्देश्य यह है कि मानव जीवन में विज्ञान के महत्व और इसके अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन के संदेश को फैलाना। इस साल की जो थीम है वो थीम क्या है कि भाई साहब इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विद फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर के लिए हमें फ्यूचर को सस्टेन बनाने के लिए, सस्टेनेबल बनाने के लिए हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आज से ही उसको जो है एकीकृत करना पड़ेगा। ऐसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज़ ना करें जो हमारा फ्यूचर ही खत्म कर दे। ठीक, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। थीम रटोगे तो नहीं याद रहेगी, ठीक है ना। ऐसे पढ़ने वालों के तरीके से मैं भी बता दूं इस बार 2022 में थीम है, थीम है, ऐसे नहीं। इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल, समझो क्या कहना चाहता है तो याद रहेगा। ठीक, तो नेशनल साइंस कम्युनिकेशन अवार्ड भी दिए गए इस समय, इसी दिन दिए जाते हैं, सिंपल सी, इसमें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर आप लोग पूछ सकते हैं कि भाई रमन इफेक्ट क्या चीज़ है, रमन इफेक्ट क्या चीज़ है जिसपे कि ये चीज़ मनाई, नोबेल प्राइज़ मिला था इनको। कमेंट करके बताइए, अगर नहीं आता तो बताइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पे इसका आंसर मैं आप लोग को जोड़ दूंगा। जनरल स्टडीज पेपर 1 ज्योग्राफी संबंधित हमारा अगला टॉपिक है इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस, अंतरराष्ट्रीय मॉनसून परियोजना कार्यालय। देखिए जो हमारे मिनिस्टर हैं अर्थ साइंसेस के, जिसके अंतर्गत मौसम विभाग भी आता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस। ठीक, और साइंस डे पे ही किया था, यानी कि 28 फरवरी को। इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस जो है ये होस्ट होगा कहाँ पर है, आपका IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत आता है। 5 साल के लिए इसको होस्ट किया जाएगा। अब भैया मानसून से संबंधित है बात, ठीक, उस पर कुछ प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो क्या होगा, मानसून से संबंधित जो भी इंटरनेशनल रिसर्च चल रही है उसमें कुछ हम इजाफात करेंगे या फिर उनसे कुछ सीखेंगे, और इसमें जो है जो लीडरशिप है जिन लोगों की, उनसे जो है मदद भी लेंगे, उनको जो है उनकी नॉलेज में बढ़ाएंगे भी। वो कौन है लीडरशिप? वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम एंड वर्ल्ड वेदर रिसर्च प्रोग्राम। ठीक, ये दोनों याद रखना। राष्ट्रीय विश्व मौसम विज्ञान आपका, सॉरी ये है विश्व जलवायु अनुसंधान कार्यक्रम और विश्व मौसम अनुसंधान कार्यक्रम। ठीक, तो इनकी सारी एक्टिविटीज़ में इजाफा करेंगे। ये दोनों ही जो हैं क्लाइमेट वाले और ये वेदर वाले, ये दोनों ही यूनाइटेड नेशन का ही जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन उसके अंतर्गत ही आते हैं। IMPO जो है इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस जो है ये सपोर्ट करेगा एक्टिविटीज़ किसकी, मॉनसून पैनल की, जिसको कि जॉइंटली यानी संयुक्त रूप से इस्टेब्लिश किया है किसने, वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम के क्लीवर ने और गेवेक्स ने। ठीक, तो क्वेश्चन मान लीजिए पूछ सकता है कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में था क्लीवर एंड गेवेक्स, ये बताइए किसके प्रोग्राम है, तो वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम के। ठीक, क्लीवर की फुल फॉर्म पूछ सकता है क्लाइमेट एंड ओशियन वेरिएबिलिटी प्रेडिक्टिबिलिटी एंड चेंज, भाई क्या उसमें जो है चेंज आ रहा है, ठीक, और क्या जो है इसमें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक, गेवेक्स क्या है, ग्लोबल एनर्जी एंड वाटर एक्सचेंज। इतना ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन जो है मतलब फुल फॉर्म, लेकिन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, किस चीज़ के संबंधित है, कौन से मंत्रालय आ रहा है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरल स्टडीज पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी संबंधित हमारा अगला टॉपिक है संजय पांडे जी महाराष्ट्र में पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई बन गए हैं नए। ठीक, मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर बन गए हैं। 1986 के ये ऑफिसर हैं, पहले ये DGP थे महाराष्ट्र के, फिर जो है इन्होंने छोड़ के नौकरी जो है अपना TCS ज्वाइन कर ली थी। ठीक, लेकिन अब फिर से इनको अपॉइंट कर दिया गया है न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई। किसे किया गया? संजय पांडे जी, पांडे।
ठीक। अगला जो टॉपिक है ये भी अपॉइंटमेंट से संबंधित है, जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित। मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था आप लोगों से अपने जो है करंट अफेयर एमसीक्यू क्विज वाले चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। माधवी पुरी बुच, ठीक, माधवी पुरी बुच, ये इनकी फोटो है। ये देखिए, इसमें एक फैक्ट तो सबको सबको समझ में आ गया होगा कि भाई साहब कि ये पहली महिला हैं, व्यूमन हैं, जो कि सेबी की यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या फिर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली चेयरमैन बनेगी। ये महिला है पहली। ये तो सबको पता है, सबने रट डालेंगे ये, ठीक। जो कि मार्केट रेगुलेटर को, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, शेयर मार्केट को जो विनियमित करता है, सेबी उसकी चेयरपर्सन बन रही है, ठीक। माधवी पुरी बख्श, ये भी याद कर लेंगे। लेकिन एक चीज़ सब छोड़ देंगे, वो क्या है कि भाई साहब प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली भी ये पहली महिला है, पहली कोई भी व्यक्ति है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो कि इस रेगुलेटर का चेयरपर्सन बन रहा है। तो ये वाला पॉइंट जो है छूट जाएगा और यही वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। कि एक में ये बोलेगा, एक में ये बोलेगा, लोग कहेंगे अरे ये थोड़ी ना था, ये था, हमने तो रटा है। तो बस वो जो रटेंगे वो हटेंगे, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। और ये पहले फॉर्मर बैंकर थी और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इंपॉर्टेंट, अजय त्यागी जी को रिप्लेस किया है, जिनका टेन्योर अभी खत्म होता है और इनका टेन्योर 3 साल का होने वाला है, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्या फैक्ट और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सब एक साथ आप लोग के लिए, ठीक। जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन संबंधित। देखिए अगला टॉपिक है मिरिया। मिरिया क्या है भाई साहब? ये यूक्रेनियन शब्द है जिसका अर्थ होता है ड्रीम, यानी कि स्वप्न, सपना, ठीक, कुछ भी कह सकते हो आप। लेकिन वाकई में ये है क्या? ये एक मालवाहक विमान है, यानी कि कार्गो वाला विमान है और दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक विमान है। अभी रशिया की शेलिंग में इसको ध्वस्त नष्ट कर दिया गया, ठीक। सिंपल सी बात है। इसने मतलब क्या गजब का था यार। इसको वैसे फॉर्मली औपचारिक रूप से तो कोसैक बोलते थे और वैसे सुपर हैवी ट्रांसपोर्ट प्लेन है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्गो एयरक्राफ्ट था, जिसको एंटोनोव AN-225 भी बोलते थे। इसको नष्ट कर दिया गया है। मिरिया बोलते हैं यूक्रेनियन नेम, ड्रीम बोला जाता है। 84 मीटर लंबा था, 6 इंजन इसमें लगे थे, 32 व्हील की लैंडिंग गियर थी। पहली फ्लाइट 1988 21 दिसंबर करी थी और रॉकेट जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना था, रॉकेट और शटल ऑर्बिटर, उसके लिए ये बनाया गया था बेसिकली, ठीक। इंडिया में भी ये गया था अभी भाई साहब, ये ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, बीच में इंडिया में लैंडिंग करी थी हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पे। और वहाँ पे ये क्या लेके जा रहा था, प्राग से जो चेक रिपब्लिक में, वहाँ से 117 टन का पावर जनरेटर लेके जा रहा था ऑस्ट्रेलिया तक। तब इसने 2016 में लैंड किया था। इसने कोविड में भी काफ़ी मदद करी थी भाई साहब का, मतलब कई जो है 100 टन दो मेडिसिन, लेबोरेटरी किट, मेडिकल मास्क, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये सारे लेके गया था यूरोप, कनाडा, अफ्रीका में। इसको भी ध्वस्त कर दिया। वॉर खराब चीज़ है यार। वॉर जो होता है वो किसी के फेवर में नहीं होता है। एक व्यक्ति अपने कुछ भी मतलब पूरी करने के लिए, इच्छाओं पूरी करने के दूसरे ऊपर करता है। लेकिन एक चीज़ समझने जरूरी है, माँ अपने बेटों को, बीवी अपने पति को और बेटियां अपने बाप को जो है ढूंढती रहती हैं। उनसे कोई नहीं पूछने जाता। वॉर होती रहती है, लोग को जो मतलब सामान्य लोग हैं उन्हीं को खाली नुकसान होता है। बड़े बड़े लोग तो खाली अपने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने के चक्कर में अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी करते हैं। खैर, अगर वॉर सामने हो तो लड़ना भी जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। खैर, जनरल स्टडीज पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटीज इशू से संबंधित हमारा अगला टॉपिक है INS विशाखापट्टनम। अभी इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नेवल फ्लीट रिव्यू हुआ है उसमें भी इसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मिलान अभी जो एक्सरसाइज हो रही है उसके बारे, उस समय भी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। INS विशाखापट्टनम जो है, ये है क्या? ये एक गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है। बस इतना ध्यान रखिए, ठीक। और अभी इसको फॉर्मल सेरेमनी हुई थी, वहाँ इसको जो है कंडक्ट कर दिया गया, मतलब इंडक्ट कर लिया गया है। 27 फरवरी को कमीशन हो गया था लास्ट ईयर ही। और ये अपना पहला मेडन विजिट करेगा PFR में और मिलान 2022 में, ठीक। INS विशाखापट्टनम एक लीड शिप है, P-15B क्लास ऑफ गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर। प्लीज ये चीज ध्यान रखना, याद रखना, ठीक। देखो फोटो इतनी अच्छी है। गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ मतलब कि राडा वाडा से छुप सकता है, ठीक। डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रॉय करता है, विध्वंसक है। और जो है गाइडेड मिसाइल से के थ्रू जो है इसमें ऑफेंसिव होने की भी ताकत है। और इसका जो मोटो है
वो है यशो लभस्व। यशो लभवा मतलब इसका होता है अटेन ग्लोरी, ठीक है, महिमा प्राप्त करें, ऐसा कुछ है। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित। देखिए इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, अब देखो साल जो वित्तीय वर्ष होता है वो चालू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक। तो अभी तो बजट आया है, वो कब से कब तक के लिए 2022, 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक है। लेकिन हम पिछले जो होते हैं 12 महीने को 4 तिमाही में बांटते हैं, ठीक। पूरा एक बेसिक से समझा रहा हूँ। तो जो हमारा जो ये सारी चीज़ें हैं, जीडीपी कितनी बढ़ी घटी, इन सबको कौन निकालता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस निकालता है। ये बताता है भाई साहब कि अब ये जैसे कि 1 अप्रैल 2021 की बात हो रही है, तो 1 अप्रैल से लेकर अप्रैल मई जून पहले तिमाही का जो है हम करेंगे, कंपेयर करेंगे तो किससे करेंगे? 1 साल पहले, ईयर ऑन ईयर बेसिस को बोलते हैं। 1 अप्रैल 2020 से लेकर अप्रैल मई जून, जून 31, सॉरी अप्रैल मई जून 30 जून 2020 तक का, तो इससे कंपेयर किया जाएगा। पहली तिमाही को पिछले साल के पहली तिमाही, दूसरी तिमाही को पिछले साल के दूसरी, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस ऐसे होता है। तो इसमें अभी ये बताया गया है कि जो अभी तीसरी तिमाही थी, यानी कि आपका सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाली, उसमें जो है भारत की पहले जो मानी जा रही थी एस्टिमेट में, वो 9.2 मानी जा रही थी, ठीक। आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2020 के कंपैरिजन में, 1 साल पहले वाले से, ठीक। अभी ये कम करके इन्होंने बताया है कि भाई साहब ये एडवांस जो एस्टिमेट हम लेके आए हैं अभी, उसमें बोला है 8.9% ही होगा, यानी कि कम हो गया है। और ओवरऑल अब जो है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और अभी जनवरी फरवरी मार्च ये तीनों को जोड़ा जाएगा, लास्ट वाला जो तिमाही है, तो ओवरऑल भी लोग कह रहे हैं कि जो हम लोग ने पहले एस्टिमेट बनाए थे, अनुमान बनाया था, वो भी अब कम होने वाला है क्रूड ऑयल और वॉर की वजह से। तो ओवरऑल हमारे आगे भी जो पूरी जीडीपी पूरे साल की निकलेगी वो कम होगी। बजट वाला वीडियो जरूर देख लेना, उसमें मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके आप लोग समझाए हैं। एडवांस एस्टिमेट क्या होता है, रियलाइज्ड एस्टिमेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक। तो यही चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई है कि हमारी एक कम होने वाली है। और ये सेकंड एडवांस नेशनल इनकम एस्टिमेट में बताया गया। जीवीए भी जो इकोनॉमी में है, ये बढ़ सकता है, ग्रो कर सकता है 8.3% से इस फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि 2020-21 में तो भाई साहब 4.8 ही रहा था, ठीक। इन्होंने कहा है कि जो टच इंटेंसिव सेक्टर हैं, कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सेक्टर है, जैसे ट्रेड हो गया, व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विस, इन सबको छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी सेक्टर है उन सब में जो है पेंडेमिक यानी कोविड के आने से पहले जो हमारा जीवीए का लेवल था उसके ऊपर निकल जाएगा। मान लीजिए उससे पहले जो 5 था तो अब 6 हो जाएगा, ये चीज़ें। बाकी इन सबको छोड़ के, होटल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज को छोड़ के, इंडिया की जीडीपी जो है 6.6% हो गई थी 2020-21 में। और पहले हाफ में जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, वो क्योंकि कोविड की वजह से, ठीक। अप्रैल मई में तो और फिर से आ गया था ये, और मतलब वही है। उसके बाद जो है ये 0.7 ग्रोथ हो गई थी अक्टूबर दिसंबर में। तो मतलब कुछ साल तो यार, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था ही ठप थी, बंद थी, तो कैसे क्या करोगे, ठीक। इकोनॉमिस्ट वही कह रहे हैं कि जो हमने आगे भी सोचा हुआ है ना, 8.9% हमको ओवरऑल रहेगा, वो भी नीचे ही जाएगी, क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, इन्फ्लेशन की महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा, मुद्रास्फीति भी बढ़ गई है, ठीक। ये आपका इकोनॉमिक एस्टिमेट कौन निकालता है? एनएसओ निकालता है, ठीक। अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जनरल स्टडीज पेपर 3 इन्वायरमेंट संबंधित है। इंडियन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी का ये फुल फॉर्म होता है। अंतर सरकारी पैनल जो है जलवायु परिवर्तन पे, उसने रिपोर्ट निकाली है, ठीक। रिपोर्ट निकाली, इसमें इंडिया के राज्यों से, सिटी से, डिस्ट्रिक्ट से संबंधित भी कुछ रिपोर्ट में बताया गया, तो उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि वर्ल्ड में कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल, अपरिहार्य जो है मल्टीपल क्लाइमेट हजार्ड आने वाले हैं अगले 2 दशकों में, ठीक। विद ग्लोबल वार्मिंग जो है 1.5 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगी, और इससे भी टेम्परेली, तो इससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक। तो अगले 2 दशकों मतलब ये बात कर रहा है अपना 2040 वाले की तक जो है क्लाइमेट से संबंधित मल्टीपल हजार्ड आने वाले हैं। मतलब ये प्रिडिक्शन नहीं कर रहा है, ये बता रहा है कि होगा ही होगा, क्योंकि हम लोग कार्बन को उत्सर्जन बहुत तेजी से, कोई कम करने के तो बात ही छोड़ो, बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक। वार्मिंग लेवल जो है वो एडिशनल सीवियर इम्पैक्ट करेगा, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। मतलब ऐसे होंगे कि भाई साहब कोई जो नुकसान ऐसा होगा कि उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे, अपरिवर्तनीय होंगे वो,
ठीक, ऐसा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने बताया है। इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन के द्वारा इंड्यूस जलवायु परिवर्तन है उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए एक टाइम में जो है पहले खाली 5 ही आते थे, अब 25 आने लगे। और इंटेंसिटी, मान लीजिए जो उसकी एनर्जी थी, इंटेंसिटी थी वो 5 ही थी, अब उसमें भी जो है वो 50 हो गई है। तो जैसे मान लीजिए पहले अर्थक्वेक, मतलब एग्जाम्पल, या फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है पहले जो है कम हवा तेजी वाले, कम नुकसानदायक वाले आते थे, मान लीजिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा वाले आते थे, अब जो है वो 250 वाले तक पहुंच रहे हैं। तो इंटेंसिटी भी बढ़ गई है, और साल में मान लीजिए 5 ही आते थे तो अब जो है 10 आने लगे हैं। तो दोनों ही चीज़ें बढ़ रही हैं क्योंकि ह्यूमन ने अपना जो है अपने एक्शंस को कंट्रोल नहीं किया। क्लाइमेट चेंज अब उनको कंट्रोल करवाएगा। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, और बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है, डैमेज हो रहा है नेचर को, जलवायु और पीपल को भी। और हाँ, कुछ उन्होंने कहा है कि कुछ हमारे जो डेवलपमेंट और अनुकूल करने वाले एफर्ट हुए उसकी वजह से हमारा कुछ खतरा कम हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ कि ये रुक जाए। ठीक, इन्होंने देखो अब इंडियन डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से समझना, यूपीपीएससी वाले भी देखना और बीपीएससी वाले भी देखना। लखनऊ और पटना में उन्होंने कहा है कि ये ऐसे कुछ सिटी हैं जिसमें कि वेट बल्ब टेम्परेचर, ये एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ करी गई है। ये एक आर्द्रता का एक जो है मैट्रिक होता है माप करने वाला, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी का। इन्होंने कहा कि लखनऊ और पटना में तो भाई साहब अगर एमिशन उत्सर्जन इसी हिसाब से बढ़ता रहा तो बहुत जल्द हम वेट बल्ब टेम्परेचर को पा लेंगे। वेट बल्ब टेम्परेचर समझते हो? इसका मतलब होता है 30 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा को वेट बल्ब टेम्परेचर बोला जाता है। ये टर्मिनोलॉजी पे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, ये मेरी प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है, ये आना ही आना है। गीले बल्ब तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। ठीक, ये ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता का एक मैट्रिक यानी नापने का एक वो होता है। ठीक, इसके अलावा उन्होंने बताया कि भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, इंदौर, अहमदाबाद ये भी आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है कि वेट बल्ब टेम्परेचर पा सकते हैं इसी एमिशन के अनुसार। ओवरऑल राज्यों का अगर देखा है तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सीवियरली अफेक्टेड हैं। ठीक, होने वाले हैं, इफेक्ट हो रहे हैं। इसमें भी जल्दी ही जो है 30 या उससे ज़्यादा डिग्री का वेट बल्ब टेम्परेचर जो है पा लेंगे ये लोग बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। ठीक, 2100 जब तक आएगा साल। इन्होंने ये भी कहा है कि ग्लोबल सी लेवल जो, क्योंकि देखो जो है आर्कटिक ओशियन जो है बर्फ पिघल रही है तो क्या है वो पानी में, समुद्री पानी में जा रहा है, उसका लेवल बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। ठीक, तो उन्होंने कहा कि अभी जिस हिसाब से उत्सर्जन हो रहा है तो उस हिसाब से तो 44 से 76 सेंटीमीटर तक जो है सी लेवल राइज हो जाएगा। ठीक, अगर एमिशन कट तेजी से करे जाएं तो 28 से 55 सेंटीमीटर तक ही हो सकता है, जो कि अच्छी बात है। और कहता है अगर एमिशन बढ़ा देते हो भाई साहब तो 2 मीटर से 2 मीटर तक, तो भाई साहब 2100 जब साल आएगा तब तो 2 मीटर तक बढ़ जाएगा। अब देखो दुनिया में ज़्यादातर जो जनसंख्या रहती है ना वो तटीय क्षेत्र में, कोस्टल एरियाज में ही रहती है, ये बात सत्य है। ठीक, ये 2 मीटर बढ़ गया ना तो सब बिल्कुल खत्म, आधी से ज़्यादा जनता जो है खतरे में आ जाएगी। ठीक, उसने कहा कि अगर इसी हिसाब से एमिशन ऐसे तेजी से बढ़ते हैं तो, और अगर नहीं रोका गया तो 5 मीटर तक बढ़ जाएगा 2150 में। ठीक, अब लोग ये कहेंगे अरे यार तब तक तो हम मर जाएंगे, छोड़ो यार, हटाओ, हमें क्या चिंता करनी। ये एटीट्यूड ही जो है मतलब ले डूबा है हम लोग को, और ये अब तो डूबने ही वाले हैं। ठीक, कई आइलैंड तो गायब हो गए यार। चलो अच्छा कमेंट करके बताओ बांग्लादेश का वो कौन सा आइलैंड था जिसमें इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट था, जो कि अभी सी लेवल राइज होने की वजह से एक्सटेंट हो गया, विलुप्त हो गया। ठीक, जरूर बताइएगा। तो और कैसा लगा आज का आप लोग सेशन? अगर पसंद आता है तो जरूर लाइक का बटन तोड़िए, जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को जोड़िए। ये आपका अपना चैनल है, हमारा मोटिवेशन आपके लाइक, आपके कमेंट, आपके सब्सक्राइबर बढ़ाने की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ाता है। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।